स्टूडेंट्स, जब किसी आइडियल ट्रांसफार्मर में ओमिक लॉस और मैग्नेटिक लीकेज को कंसीडर कर लिया जाता है तो उसमें रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस इन्वॉल्व हो जाते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे ट्रांसफार्मर का जो फेजर डायग्राम है वो किस तरीके से चेंज होता है अगर हम ट्रांसफार्मर में रेजिस्टेंस और उसके लीकेज रिएक्टेंस को दोनों को ही कंबाइन कर दें और वाइंडिंग इम्पीडेंस किस तरीके से इसमें पिक्चर में आता है। तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने एक एक्चुअल ट्रांसफार्मर लिया हुआ है और इसकी ये प्राइमरी वाइंडिंग है जो कि सोर्स से कनेक्टेड है और सेकेंडरी वाइंडिंग है जो कि लोड से कनेक्टेड है। प्राइमरी वाइंडिंग में जो होने वाली ओमिक लॉसेस हैं वो ओमिक लॉसेस को मैंने एक्सटर्नली एक रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट किया है, इसका नाम है R1। प्राइमरी वाइंडिंग में जो मैग्नेटिक लीकेज होता है, फ्लक्स का जो मैग्नेटिक लीकेज होता है उसको मैंने एक्सटर्नली एक सीरीज में इंडक्टिव कॉइल से रिप्रेजेंट किया है जिसका रिएक्टेंस है X1। इसी तरीके से सेकेंडरी वाइंडिंग में भी जब हम लोड कनेक्ट करते हैं तो इसमें भी करंट फ्लो होता है और यहाँ पर फ्लक्स बनता है। तो इस वाइंडिंग में जो ओमिक लॉस होते हैं उस ओमिक लॉस के कारण उस ओमिक लॉस को हमने एक्सटर्नली R2 रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट किया हुआ है। साथ में यहाँ पर भी मैग्नेटिक लीकेज होता है, लीकेज फ्लक्स होता है, उसको हमने रिप्रेजेंट किया है एक सीरीज में लगे इंडक्टिव कॉइल से जिसका रिएक्टेंस है X2। प्राइमरी वाइंडिंग का जो R1 है और X1 है ये मिलकर इम्पीडेंस बनाते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग का जो इम्पीडेंस होता है वो होता है Z1 ओम। साथ में सेकेंडरी का भी जो इम्पीडेंस होता है वो होता है Z2 और इसके जो इक्वेशंस दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं Z1 इज इक्वल टू R1 प्लस JX1। साथ में Z2 का जो इक्वेशन होता है वो होता है R2 प्लस JX2। इन दोनों का जब हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं तो हमको मिलता है Z1 मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस X1 स्क्वायर। और जब हम Z2 का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो हमको मिलता है R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। यहाँ पर Z1 प्राइमरी वाइंडिंग का जो Z1 है, इस Z1 की वजह से यहाँ पर एक वोल्टेज ड्रॉप होता है, ठीक है, जो प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज ड्रॉप होता है। प्राइमरी वाइंडिंग में होने वाला जो वोल्टेज ड्रॉप है, अगर हम इसे इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 ले लें और V1 को प्राइमरी वोल्टेज ले लें तो आपका जो V1 है वो दिया जाएगा E1 प्लस I1। अगर करंट इसमें फ्लो हो रहा है I1 तो आपका I1 इंटू Z1 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो आपको प्राइमरी वाइंडिंग का जो इक्वेशन बन जाता है, वोल्टेज इक्वेशन, वो हो जाता है V1 इज इक्वल टू E1 प्लस I1 Z1। ये सभी फेजर्स हैं, ठीक है, इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो फेजर्स में है। साथ में सेकेंडरी वाइंडिंग का जब हम वोल्टेज इक्वेशन लिखते हैं तो हमारा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो अगर E2 है और इसमें I2 करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पर जो इम्पीडेंस है वो Z2 है और लोड के क्रॉस जो टर्मिनल वोल्टेज है वो V2 है, तो हम वोल्टेज का इक्वेशन दे सकते हैं E2 इज इक्वल टू V2 प्लस I2 इंटू Z2। तो इस प्रकार से ये इक्वेशंस, वोल्टेज इक्वेशंस दिए जा सकते हैं जिससे यहाँ पर Z2 क्या है, इम्पीडेंस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग, और Z1 है आपका इम्पीडेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग। चलिए अब हम कोशिश करते हैं कि इसका टोटल इम्पीडेंस कैसे निकालें, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो रिएक्टेंस है, मान लीजिए X1 है और X2, ये रेजिस्टेंस की ही तरह R1 और R2 की ही तरह ही रिफर किए जा सकते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए जैसे हमने सेकेंडरी वाइंडिंग को प्राइमरी में क्या किया था, रिफर किया था, या प्राइमरी वाइंडिंग को सेकेंडरी में रिफर किया था, मतलब ये है कि किसी भी एक वाइंडिंग को दूसरे वाइंडिंग की तरफ रिफर करके सिर्फ एक वाइंडिंग पर ही हमको क्या करना रहता है, इक्विवेलेंट निकालना होता है। तो इसलिए अगर हम Z2 या इस इम्पीडेंस को पूरे R2 और X2 दोनों को ही हम इधर ले आए प्राइमरी वाइंडिंग में और प्राइमरी वाइंडिंग का ओवरऑल टोटल इम्पीडेंस निकाले तो ये ट्रांसफार्मर का इम्पीडेंस देता है। तो उस चीज़ को हम देखेंगे, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि अगर R1, पहले हम दो केस कंसीडर करते हैं। पहला केस हमारा ये कंसीडर करते हैं कि रिफर्ड टू प्राइमरी। अगर हम सेकेंडरी के रेजिस्टेंस जो कि है R2 और X2 रिएक्टेंस को रिफर कर दें प्राइमरी में तो हमारा जो डायग्राम है वो किस तरीके से बनेगा
और उसकी वैल्यूज क्या क्या होंगी। और केस 2 है जिसमें हम रिफर करेंगे रिफर्ड टू सेकेंडरी। प्राइमरी के जो रेजिस्टेंस है और रिएक्टेंस है इसको हम कहाँ रिफर कर देंगे, सेकेंडरी में, और सेकेंडरी का ओवरऑल इम्पीडेंस निकालेंगे। तो इसमें जो इम्पीडेंस निकलेगा वो होगा आपका Z01 और इसमें जो इम्पीडेंस निकलेगा वो होगा Z02 और इस Z01 Z02 को ही बोलेंगे टोटल इम्पीडेंस या इक्विवेलेंट या इफेक्टिव इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर रिफर्ड टू प्राइमरी, और Z02 को बोलेंगे इफेक्टिव टोटल या इक्विवेलेंट इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर रिफर्ड टू सेकेंडरी। तो चलिए इन दोनों के बारे में देखते हैं अलग अलग। पहले केस 1 के बारे में देखेंगे, फिर केस 2 के बारे में। स्टूडेंट्स, इसमें केस 1 में हमने क्या किया है, रिफर टू प्राइमरी, मतलब सेकेंडरी के जो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस थे उसको हमने रिफर कर दिया है आपके प्राइमरी में। तो हमको पता है कि जो प्राइमरी का रेजिस्टेंस है वो R1 था और जो सेकेंडरी से रेजिस्टेंस आया वो है R2 डैश। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आप आई बटन पर जा करके पिछला लेक्चर देख लीजिए, इससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। फिर प्राइमरी का जो रिएक्टेंस है वो है X1 और सेकेंडरी से जो रिफर हुआ है रिएक्टेंस वो है X2 डैश। अब हम जानते हैं कि R1 और R2 डैश को जब हम ऐड करते हैं तो हमको मिलता है R01, मतलब कि ये प्राइमरी का इफेक्टिव रेजिस्टेंस है। ठीक है, अगर सेकेंडरी का रेजिस्टेंस प्राइमरी में ले आते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं तो ट्रांसफार्मर का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है, इफेक्टिव इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो हो जाता है R01, वो भी प्राइमरी वाइंडिंग का। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका R02, सॉरी ये होगा R02 नहीं, ये होगा X01। X01 ये बताता है कि जो हमारा टोटल इफेक्टिव रिएक्टेंस है, ठीक है, इफेक्टिव रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर व्हेन द सेकेंडरी रिएक्टेंस इज रिफर्ड टू प्राइमरी। जब सेकेंडरी के जो रिएक्टेंस है उसको प्राइमरी में रिफर कर दिया जाता है, तो रिफर करने के केस में जब X1 और X2 डैश को ऐड करते हैं तो हमको मिलता है इफेक्टिव रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर व्हेन रिफर टू प्राइमरी। तो X01 है इफेक्टिव रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर व्हेन रिफर टू प्राइमरी। तो यहाँ पर R01 और X01 ये दोनों ऐड होकर के बनाते हैं Z01, और Z01 का मतलब होता है इफेक्टिव इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर व्हेन रिफर्ड टू प्राइमरी, इसमें सबसे पहले हमको R2 की वैल्यू पता होनी चाहिए। R2 डैश अगर K इस ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है तो उस केस में जो R2 होगा वो होगा R2 डिवाइड बाई K स्क्वायर, साथ में X2 डैश हो जाएगा आपका X2 डिवाइडेड बाई K स्क्वायर। जब हम R01 निकालेंगे तो हमको मिलेगा R1 प्लस R2 डैश, और X01 निकालेंगे तो हमको मिलेगा X1 प्लस X2 डैश। इसके बाद इसको जब सॉल्व करेंगे तो Z01 निकल आएगा, वो होगा R01 प्लस J X01। जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हमको मिल जाएगा R01 का स्क्वायर प्लस X01 का होल स्क्वायर। तो ये आपको देगा टोटल इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर व्हेन रिफर टू प्राइमरी। तो केस 1 हमारा है रिफर टू प्राइमरी और इसमें हमने इक्विवेलेंट या टोटल इम्पीडेंस कैलकुलेट कर लिया है। सेकंड जो केस है इसमें करते हैं रिफर सेकेंडरी में। तो देखिए सेकेंडरी का जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है R2, लेकिन R1 जो रिफर हुआ उसकी वैल्यू होगी R1 डैश। वैसे ही X2 सेकेंडरी का रिएक्टेंस होगा, और जब सेकेंडरी प्राइमरी के रिएक्टेंस X1 को रिफर करेंगे सेकेंडरी में तो वो हो जाएगा X1 डैश। अब यहाँ पर R1 डैश की वैल्यू होगी R1 इंटू K स्क्वायर, फिर X1 डैश की वैल्यू होगी X1 इंटू K स्क्वायर। देखिए जब हम सेकेंडरी से प्राइमरी में जाते हैं तो K स्क्वायर का डिवाइड होता है, और जब हम प्राइमरी से सेकेंडरी में रिफर करते हैं तब वहाँ पर मल्टीप्लाई होता है K स्क्वायर का। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो ये बनेगा R02 बनेगा और यहाँ पर बनेगा X02। तो R02 को बोलेंगे इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर व्हेन रिफर टू सेकेंडरी, और X02 को बोलेंगे इफेक्टिव रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर व्हेन रिफर टू सेकेंडरी। जब इन दोनों को सम करेंगे तो ये बन जाएगा Z02
और Z02 होगा इफेक्टिव इम्पीडेंस या इफेक्टिव इक्विवेलेंट इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर व्हेन रेफर टू सेकेंडरी। चलिए इसको भी देख लेते हैं। आपका जो R02 है वो हो जाएगा R2 प्लस R1 डैश और X02 है वो हो जाएगा X2 प्लस X1 डैश। जब इन दोनों को सम करेंगे तो आपका आएगा Z02 जो होता है R02 प्लस JX02। जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड मिलेगा आपको R02 का स्क्वायर प्लस X02 का स्क्वायर और इसका रूट। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमको ये सब कुछ मिल चुका है, ये जो हम निकालना चाहते थे। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि इसका फेज़र डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, फेज़र डायग्राम हम इसका कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, जब ट्रांसफार्मर को रेजिस्टेंस और मैग्नेटिक लीकेज के साथ कंसीडर किया जाता है तब उसका फेज़र डायग्राम थोड़ा अलग बनता है। उसमें IR और IX ड्रॉप, जिसको हम रजिस्टिव ड्रॉप और रिएक्टिव ड्रॉप कहते हैं, वो फेज़र डायग्राम में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। तो फेज़र डायग्राम को मैं आपको बताने वाला हूँ। फेज़र डायग्राम ऐसे ट्रांसफार्मर का जिसमें रेजिस्टेंस और मैग्नेटिक लीकेज दोनों को कंसीडर किया गया है, जिसकी प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों में ही रेजिस्टेंस है और रिएक्टेंस है। इसको हम 3 केस के आधार पर स्टडी करेंगे। पहला जो केस है उसमें मैंने जो लोड है वो लिया हुआ है प्योरली नॉन इंडक्टिव लोड या रजिस्टिव लोड कह सकते हैं। सेकंड में मैंने लिया है इंडक्टिव लोड। ठीक है, ये प्योर इंडक्टिव लोड नहीं है, इसके साथ रेजिस्टेंस भी मिक्स हो सकता है। और ये है हमारा कैपेसिटिव लोड। ठीक है, तो इस तरीके से 3 टाइप की लोडिंग ली है और तीनों का मैं आपको फेज़र डायग्राम बनाकर दिखाऊंगा। उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप ये 2 इंपॉर्टेंट रूल को आप दिमाग में बैठा लें। पहला जो रूल है ये है कि IR ड्रॉप, जो रजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप होता है, उसका जो फेज़र आप ड्रॉ करेंगे वो फेज़र डायग्राम या वो फेज़र जो ड्रॉप के साथ एसोसिएटेड है वो करंट के साथ पैरेलल में होता है। ये जो IR ड्रॉप है, इसमें जो I है, इस करंट का जो फेज़र होगा उसके साथ पैरेलल में ड्रॉ करेंगे, उसके पैरेलल ही होना चाहिए। और IX ड्रॉप, इसको रिएक्टिव ड्रॉप बोलते हैं, रिएक्टिव वोल्टेज ड्रॉप। इसमें जो करंट है, इसके ये जो ड्रॉप है IX, इस करंट के फेज़र के 90 डिग्री लीड होना चाहिए। मान लीजिए कि ये I का क्या है, फेज़र है, तो हमारा जो IX ड्रॉप होगा वो IX ड्रॉप होगा इससे 90 डिग्री लीड पर, इससे 90 डिग्री लीड पर बनेगा, है ना। IX ऐसा बन जाएगा, लीडिंग बनेगा। एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं तो 90 डिग्री लीड बनना चाहिए। बस इतना सा ध्यान रखना है आपको 2 नोट का। चलिए रजिस्टिव लोड के लिए मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से हमारा जो डायग्राम है वो बनने वाला है। मान लीजिए ये क्या है, मेरा फ्लक्स है और फ्लक्स के बाद ये मेरी जो लाइन है ये जा रही है आपके E2 के लिए, मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग का जो EMF होगा उसके लिए जा रही है। लेकिन मैं अभी इसको पूरा नहीं बनाता क्योंकि मेज़रमेंट में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है कि कम ज़्यादा हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम आती है। तो आप भी ऐसा ही करिएगा, इसको आधा बना के छोड़िएगा। इसके बाद आप ना V2 ले लीजिए। तो V2 जो होगा E2 से थोड़ा कम होगा। पिछला जो हमने इक्वेशन देखा है उससे रिलेटेड आप समझ सकते हैं। जैसे लेक्चर आपका जो 7वां लेक्चर है और 8वां लेक्चर है वो आप कंटिन्यू कर लीजिएगा, यहाँ आई बटन पे आपको मिल जाएगा, तो उसको पहले देख लीजिएगा फिर इस वीडियो को देखिएगा। तो यहाँ पर जो V2 होता है वो E2 से कम होता है, ठीक है, E2 ज़्यादा होता है। तो V2 क्या होगा, V2 का आप ड्रॉ कर लीजिए कुछ इस तरीके से। ये मैंने V2 ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब जो I2 होगा, ठीक है, जो I2 है वो I2 इसी के साथ में है। मान लो मैं ग्रीन कलर से I2 बना रहा हूँ, अब देखना ये मेरा I2 है मान लो, ठीक है, क्योंकि रजिस्टिव है लोड तो V2 और I2 दोनों क्या होंगे, इन फेज होंगे। तो जो मेरा ड्रॉप है IR ड्रॉप, I2 R2 ड्रॉप है वो कहाँ बन जाएगा, इसी में बन जाएगा। I2 के पैरेलल बोला था, लेकिन वोल्टेज को करंट के साथ नहीं जोड़ सकते ना, वोल्टेज के साथ जुड़ेगा। तो जो I2 के पैरेलल तो बनाएंगे लेकिन V2 को एक्सटेंड करके इसी के साथ ही बनाएंगे। तो मान लो इतने दूर हमारा क्या हो गया, I2 R2 बन गया। अब ये I2 R2 तो बन गया है ना। अब इसके बाद क्या होगा, जो लीकेज रिएक्टेंस है, ठीक है, लीकेज रिएक्टेंस, उसके कारण क्या होगा, IX ड्रॉप होगा, रिएक्टिव ड्रॉप होगा, तो I2X2 ड्रॉप आएगा। वो I2X2 ड्रॉप कैसा बनेगा, इससे 90 डिग्री कैसा बनेगा, है ना, इधर ऐसा बनना चाहिए 90 डिग्री, I2 से 90 डिग्री लीड में बनना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज देखो, है ना। तो यहाँ I2 से इसको शुरू करेंगे, ये V2 हो गया, I2 R2 हो गया, उसके बाद I2X2 ऐसा बनाएंगे यहाँ से, क्योंकि वोल्टेज में ऐड करना है ना, करंट में ऐड नहीं करना है।
तो यहाँ से जब आप ऐसा बनाओगे तो ये जा कर के इस लाइन को एक्सटेंड करते जाना और इसको एक्सटेंड करते जाना, और जहाँ पर ये दोनों मिले, ठीक है, ये लाइन आप एक्सटेंड करोगे और हमारा जो E2 का जो लाइन आ रहा है ये एक्सटेंड होगा इस तरीके से, और यहाँ पर आपको मिलेगा E2, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, I2X2 हो जाएगा, ये वाला I2X2, और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, E2 मिल जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज़ बच गई यहाँ पर, देखिए V2 में क्या ऐड किए आप, I2R2 ऐड किए, और इसके बाद क्या ऐड किए, I2X2 ऐड किए, तो आपको क्या मिला, यहाँ से यहाँ तक देखो E2 मिला, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, इस पॉइंट को अगर आप इससे मिला दो तो ये क्या बनाएगा, ये रेड वाला क्या बना रहा है, ये आपका बना रहा है I2Z2, ठीक है, इम्पीडेंस ड्रॉप है ना, इम्पीडेंस वोल्टेज ड्रॉप बना रहा है। तो इस तरीके से आप एक पार्ट को सीखिए, है ना, जल्दीबाजी में मत देखिएगा, इस वीडियो को आपको पूरा देखना है ताकि आप पूरे कंसेप्ट को समझ सको कि इसमें एक एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है कि मैंने कैसे ड्रॉ किया। अब यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया, मैं ऐसा मानता हूँ। इसके आगे जब मैं ड्रॉ करूँगा तो मेरे को एक नो लोड करंट मिलेगा, ठीक है। तो नो लोड करंट को आपको छोटा लेना है और कम एंगल बनाना है, तो यहाँ से हल्का कम एंगल बनाते हुए हम क्या बनाएंगे, I0 बना देंगे। ये नो लोड करंट हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। और इसके बाद जो E2 है, ठीक है, जो E2 हमारे पास था उसी के अपोजिट में E1 बनाना है, ऐसा हम लोग E1 बना लेते हैं, ठीक है। लेंज लॉ के कारण इसकी वैल्यू कैसे लिखते हैं, -E1 लिखा जाता है, ठीक है, -E1 लिखते हैं इसको। अब देखिए जो आपका I2 करंट था, ये आपका जो I2 करंट है, ये I2 करंट के अपोजिट क्या होगा, काउंटर बैलेंसिंग करंट जाता है, आपको पता है, इसको क्या बोलते हैं आप, I2 डैश, ये होगा I2 डैश। अब I0 और I2 डैश को आपको मिलाना है, ठीक है, I0 और I2 डैश, तो इस दोनों का जो सम होगा, फेजर सम, ठीक है, ऐसा होगा इस तरीके से, और इस पॉइंट को जब ऐसा आप मिलाओगे तो आपको मिलेगा I1, ये आपका I1 फेजर होगा, ठीक है। अब I1 मिल गया तो E से, है ना, E से, E वोल्टेज से आपको पैरेलल बनाना है, ठीक है। क्या पैरेलल बनाना है, E वोल्टेज से, E वोल्टेज से आपको I1 के पैरेलल I1R1 ड्रॉप बनाना है। तो यहाँ देखिए E1 से हमको ड्रॉ करना है लेकिन I1 के पैरेलल होना चाहिए, तो हम उसको ऐसा पैरेलल ड्रॉ करते हैं, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं, I1R1 यहाँ पे ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो IX ड्रॉप होगा, ठीक है, IX ड्रॉप होगा वो कैसा होगा, इससे 90 डिग्री, इसका डायरेक्शन ऐसा है तो उसका डायरेक्शन 90 डिग्री ऐसा जाएगा, तो वो ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो वो हम ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से, ये आपका हो गया I1R1, सॉरी I1X1 ड्रॉ हो गया। तो I1X1 यहाँ पे ड्रॉ हो गया, I1R1 ऐसा ड्रॉ हो गया। अब क्या हो जाएगा, अब हम Z1 को ड्रॉ कर सकते हैं, I1Z1 ड्रॉप को इस तरीके से, तो ये आपका आ जाएगा I1Z1 ड्रॉप, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट और ये ओरिजिन पॉइंट दोनों को मिला दीजिए, ये आपका क्या बनाएगा, ये आपको V1 बताएगा। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से और इसको ऐसा मिला देते हैं, तो ये आपको बन गया V1। तो इस तरीके से आपका ये फेज़र डायग्राम रजिस्टिव लोड के लिए कंप्लीट होता है। तो यही मेन फेज़र डायग्राम है, ठीक है। ट्रांसफार्मर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मेन फेज़र डायग्राम है वो यही है। अब इसमें ना कुछ एंगल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर V2 और I2 इन दोनों के बीच का एंगल क्या है बताइए, वो है 0, उसको φ2 बोला जाता है। तो ये जो φ2 है, I2 और V2 के बीच का अभी 0 है, लेकिन इंडक्टिव और कैपेसिटी लोड में वो अलग होगा, 0 के अलग होगा। तो यहाँ पर जो अभी एंगल है वो 0 है, मतलब इसका जो पावर फैक्टर क्या है रजिस्टिव लोड के लिए, यूनिटी है, ठीक है। इसमें आएगा cos φ2, ये होगा सेकेंडरी का पावर फैक्टर, ठीक है। और इस φ2 को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग का पावर फैक्टर एंगल या लोड का पावर फैक्टर एंगल बोलते हैं। और एक एंगल होता है φ1, तो φ1 होता है आपका V1 और I1 के बीच का एंगल।
तो V1 और I1 के जो बीच का एंगल है उसको बोलते हैं φ1, ठीक है। ये क्या होगा आपका φ1। तो आपको ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो φ1 है ये क्या बताएगा आपको, पावर फैक्टर ऑफ प्राइमरी बताएगा, ठीक है। अब आप देखिए कि जो सेकेंडरी का जो एंगल है, पावर फैक्टर एंगल है, वो बहुत कम है, जिसके कारण जो प्राइमरी का पावर फैक्टर एंगल है वो बहुत ज़्यादा बन रहा है। देखिए पावर फैक्टर एंगल बहुत ज़्यादा है, तो जब एंगल ज़्यादा होता है ना तो पावर फैक्टर कम होता है। तो जब रजिस्टिव लोड होता है ट्रांसफार्मर पे तो उसके प्राइमरी का जो पावर फैक्टर होता है cos φ1 वो लो होता है। क्या होता है, लो पावर फैक्टर होता है, लो पावर फैक्टर प्राइमरी इन केस ऑफ रजिस्टिव लोड। तो इस तरीके से हम एनालाइज कर सकते हैं चीज़ों को। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन फिर भी इतना बताना ज़रूरी था ताकि ये चीज़ को आप इसमें और इसमें अप्लाई कर सकें। तो आपका जो φ1 क्या कहलाएगा, पावर फैक्टर एंगल ऑफ प्राइमरी। ध्यान दीजिएगा, पावर फैक्टर एंगल ऑफ प्राइमरी कहलाएगा φ1, सिर्फ φ1, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे लोड अगर इंडक्टिव हो तब कैसा डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो इंडक्टिव लोड के लिए भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये हमारा फ्लक्स बन गया। आप भी साथ साथ ड्रॉ करिए तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। सिर्फ देखने से आप बोर हो सकते हैं, तो मेरा रिकमेंडेशन यही है स्टूडेंट्स को कि आप जब भी मेरे लेक्चर्स को देखें, किसी भी लेक्चर को देखें, तो आप कोशिश करें कि आपके पास एक पेन होना चाहिए और एक ब्लैंक पेज होना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, और उस पर आप फिर पढ़ते जाइए। वीडियो को पॉज कर करके आप थोड़ा सा एनालाइज करते जाइए और चीज़ों को समझते हुए ड्रॉ करिए। चलिए अब इसमें भी हम क्या करेंगे, ई ड्रॉ कर लेंगे पहले, ठीक है। लेकिन ई पूरा ड्रॉ नहीं करेंगे, ई की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चलो ये ई की लाइन ड्रॉ कर ली हमने। अब इसके बाद V2 इससे थोड़ा सा दूर में, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस लेते हुए V2 को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस, एकदम बारीक, ठीक है, नहीं तो आपके मेज़रमेंट्स हैं ना वो ख़राब हो सकते हैं। ये इस तरीके से हमने V2 ले लिया, ठीक है। ये मेरा V2 हो गया। अब V2 से कुछ एंगल बनाते हुए I2 लेना है, क्योंकि इंडक्टिव लोड है और करंट वोल्टेज से लैग करता है इंडक्टिव लोड में। तो इस पॉइंट से मैं थोड़ा सा बहुत कम मार्जिन का I2 ले लेता हूँ और ये आपका एंगल हो जाएगा φ2। ये φ2 एंगल आपका हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करूँगा, जो I2R2 होगा, जो हमारा I2R2 होगा, तो I2R2 किस में ऐड होगा, इसमें होगा, लेकिन उसका पैरेलल किसके होगा, I2 के पैरेलल होगा। तो देखिए मैं I2 के पैरेलल इसको खींच लेता हूँ। ये I2 के पैरेलल मैंने खींच लिया I2R2 को, ठीक है, ये खींच लिया। अब जो I2X2 होगा वो I2X2 कैसा खींचेंगे, टोटल इसमें क्या आ जाएगा 90 डिग्री इस तरीके से। और आप इसको क्या करिए, E2 को आप बढ़ाते जाइए। तो आप जैसे बढ़ाते जाएंगे तो आपको एक पॉइंट मिलेगा जहाँ पर आपका जो I2X2 है वो मिल जाएगा। ये जो ड्रॉ करने का तरीका है ना, ये जनरली समझ में नहीं आता, कई बार कई लोग बिगाड़ डालते हैं, ठीक है। मेरे से भी पहले गलती होती थी, लेकिन मैं इसको सीख गया हूँ। तो आपको भी बोलता हूँ कि आप मेरे जो पॉइंट्स हैं उसको फॉलो करिए। तो देखिए इस तरीके से फिर मैं इसको मिला दूँगा, तो ये मेरा हो जाएगा E2 और ये यहाँ पर हो जाएगा I2X2। क्लियर है। अब इसके बाद आपका आसान है, आप क्या करिए, आप सीधे क्या ले लीजिए, आगे नो लोड करंट छोटा सा लीजिएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं। नो लोड करंट ले लिया और फिर क्या ले लेंगे हम लोग, I2 ले लेंगे। तो I2 आप ले लीजिए, ठीक है, ये हमने I2 ले लिया, I2 डैश, इसकी वैल्यू होगी K इंटू I2। ये आपको पता ही है, पढ़ चुके हैं हम लोग। फिर हम क्या करेंगे कि इसको फेज़र सम करेंगे। तो फेज़र सम जब करते हैं तो पैरेललोग्राम मेथड का यूज़ करते हैं, आपको पता है। ये आपको देगा I1 की वैल्यू। तो I1 फेज़र हमको मिल गया है। अब हम ड्रॉ करेंगे E1। तो E1 होगा E2 के जस्ट अपोजिट, ठीक है। ये मैंने E2 के जस्ट अपोजिट E1 ड्रॉ कर लिया। तो अब हमको E1 भी मिल गया। अब E1 के बाद क्या ड्रॉ करना है, E1 के बाद I1R1 का जो ड्रॉप है वो ड्रॉ करना है। तो I1R1 का जो ड्रॉप हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ब्लू कलर से कर रहे हैं, और करंट के I1 करंट के पैरेलल में आएगा, ठीक है। तो I1 करंट के आप पैरेलल में देखिए और ड्रॉ करिए, तो ये इस तरीके से बन जाएगा I1R1, ठीक है। अब I1R1 के परपेंडिकुलर है ना,
हम ड्रॉ कर लेंगे ऐसा I1 X1 को। तो ये पॉइंट मिल गया। अब इस पॉइंट से I1 Z1 मिल जाएगा आपको, I1 Z1, ठीक है। अब फाइनल हमको ड्रॉ करना है V1। तो ये वाले पॉइंट को आप 0 ओरिजिन पॉइंट से मिला दीजिए। यहाँ पर हमने ये मिक्स कर दिया है, मिला दिया है, और यहाँ पर हमको मिल गया V1। तो इस तरीके से हमने क्या किया, L लोड के कंडीशन पर हमने फेजर डायग्राम बनाया। तो L लोड क्यों बोले इसको, क्योंकि यहाँ पर देखिए वोल्टेज जो है और करंट जो है इसके बीच जो एंगल है cos φ2 और φ2 इसका एंगल है। तो φ2 जो एंगल है वो क्या बताता है, पावर फैक्टर एंगल को बताता है जो वोल्टेज और करंट के बीच में है, और इसका कोसाइन क्या होता है, पावर फैक्टर बताता है। तो ये जो एंगल है ये किस में आता है, इंडक्टिव लोड में। अगर प्योर इंडक्टिव है तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है V2 और I2 के बीच का, ये 90 डिग्री होगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आता तो भी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आपके जो डाउट्स हैं वो आप पूछ लीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे इसमें देखते हैं कैपेसिटी लोड के लिए। तो कैपेसिटी लोड का भी हम डायग्राम बना लेते हैं, सेम बनेगा। पहले फ्लक्स बना देंगे और फ्लक्स के बाद हम ड्रॉ करेंगे E2। तो E2 को आपको पता है पूरा नहीं खींचना है, सिर्फ थोड़ा सा खींच लीजिए। अब इसमें जो मेन चीज़ है आपको समझनी है वो ये है कि जो V2 है वो किधर ड्रॉ होगा, ठीक है। तो कैपेसिटी लोड में जो V2 होता है आपका, वो V2 का जो ड्रॉ है वो इसी तरफ ही होगा, ठीक है, लेफ्ट साइड में, लेकिन बहुत ही कम मार्जिन लेते हुए आपको ड्रॉ करना है। ये आपका V2 बन गया। लेकिन जो I2 है, ठीक है, कैपेसिटी लोड में जो करंट होता है वो लीड करता है, तो V2 से लीड करेगा I2। तो I2 को आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखना है और V2 से आगे ही बनाना है। तो मान लो कि मैंने I2 यहाँ पर बना दिया। तो I2 यहाँ बनाने से जो मेरे को यहाँ पे एंगल मिला है, ये एंगल होगा φ2, ठीक है। ये है सेकेंडरी पावर फैक्टर एंगल, ठीक है, कैपेसिटी लोड के लिए। अब जो इसमें मेन कंडीशन आपकी आती है वो ये है कि अब आपको ड्रॉ करना है I2 R2। तो I2 R2 का जो बनेगा फेज़र वो इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम इसका बना देते हैं फेज़र I2 R2 का। और फिर I2 X2 का फेज़र बनेगा। तो I2 X2 का फेज़र ऐसा बना देते हैं, ठीक है। अब इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरीके से ये यहाँ पे मिल जा रहा है, मिक्स होता है नीचे से ऊपर की तरफ और ये ऊपर से नीचे की तरफ। तो ये ऐसा यहाँ पर बनेगा I2 X2 और ये बन जाएगा आपका E2। तो इस तरीके से यहाँ डायग्राम बनता है और इसके बीच में जो बन रहा है ये है आपका I2 Z2। तो कैपेसिटी लोड के लिए आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो सकती है अगर आप बिना सोचे समझे ड्रॉ कर दिए, आपको दोबारा ड्रॉ करना पड़ सकता है। तो चलिए अब हम नो लोड करंट भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो नो लोड करंट आपका जो ड्रॉ होगा वो इस तरीके से छोटा सा बना लीजिए, ठीक है। इसको और छोटा मान लीजिए यहाँ तक है, ठीक है, तभी हमारा एग्जैक्ट डायग्राम बनेगा। और I2 का जो करंट है उसको आप ले लीजिए ऊपर की तरफ, इसको थोड़ा सा आप बड़ा बनाइए, ठीक है। ये आपका हो गया I2 और ये I0। तो फेज़र डायग्राम आपका कैसा बन जाएगा, कुछ इस तरीके से यहाँ पर बनेगा। तो जो ये I1 है वो खींच लेते हैं। तो I1 आपका ओरिजिन पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाएंगे, इस तरीके से आपका I1 बनेगा। अब देखिए जो E1 बनता है वो E2 के क्या होता है, अपोजिट। आप क्या बना लीजिए, E1 बना लीजिए ऐसा, ये होगा -E1। अब आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है I1 R1 ड्रॉप। तो I1 R1 ड्रॉप I1 के पैरेलल बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा, इसके साथ बनेगा। तो I1 R1 ड्रॉप बना लीजिए, ठीक है, लगभग पैरेलल है। तो ये आ जाएगा I1 R1 ड्रॉप। अब I1 R1 ड्रॉप के बाद आपको मिलेगा I1 X1 ड्रॉप। तो ये आपका आ जाएगा I1 X1 ड्रॉप और फिर ये आपको बना देगा I2 Z2 ड्रॉप। अब ये जो पॉइंट है, ये वाली पॉइंट और ओरिजिन पॉइंट को जब आप मिलाओगे तब आपको मिलेगा V1 का फेज़र,
तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे V1 का फेज़र, ये V1। और V1 और I1 के बीच का जो एंगल है, V1 और I1 के बीच का जो ये एंगल है, ये एंगल आपको देगा φ1, मतलब प्राइमरी का पावर फैक्टर एंगल। वैसे ही कैपेसिटी लोड में भी आपको मिलेगा V1 और I1 के बीच का जो एंगल है φ। तो आपको देखने को मिलेगा कि रजिस्टिव लोड और इंडक्टिव लोड में दोनों में जो ये एंगल है ये क्या है, बड़े हैं, लेकिन ये एंगल जो आपका कैपेसिटी लोड में है वो छोटा है। तो कैपेसिटी लोड में जो प्राइमरी का जो पावर फैक्टर होता है वो हाई होता है, मतलब उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। पावर फैक्टर बोलने का मतलब है कि हम cos φ1 की वैल्यू निकालें। तो अगर φ1 का जो एंगल है, ये पावर फैक्टर एंगल, ये एंगल कम होगा तो cos φ1 का वैल्यू ज़्यादा आता है। तो ये प्राइमरी का जो पावर फैक्टर है कैपेसिटिव लोड के लिए ज़्यादा होगा, इंडक्टिव और रजिस्टिव लोड के लिए कम होता है। तो ये बेसिकली अंडरस्टैंडिंग थी इसकी, ठीक है। चलिए इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो ये टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट है। चलिए न्यूमेरिकल देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल को हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या निकालना है, लेकिन मैं पहले आपको बता देता हूँ निकालना क्या है। इसमें हमको इक्विवेलेंट वाइंडिंग रेजिस्टेंस निकालना है, जैसा कि हम निकालते थे R01 और रिएक्टेंस X01 और इम्पीडेंस Z01। तो ये तीनों के मैंने आपको वीडियो में बताया है कि कैसे कैसे उसका डेरिवेशन किए थे हम लोग फार्मूले का। बस उसी फार्मूले को यूज़ करना है और वैल्यूज़ को पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। कैल्सी रिक्वायर्ड है इसलिए मैंने कैल्सी भी रखा है, आपको कैल्सी देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो दो केस निकालेंगे, एक 02 वाला और एक 01 वाला। 01 वाले में हम सारे जो पैरामीटर्स है सेकेंडरी के उसको प्राइमरी में ट्रांसफ़र कर देते हैं, और जो 02 वाला हमारा जो केस है उसमें हम प्राइमरी के जितने पैरामीटर हैं, रेजिस्टेंस है, रिएक्टेंस है, उसको कहाँ रिफ़र कर देते हैं, सेकेंडरी में, और फिर वहाँ पे इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो चलिए न्यूमेरिकल को शुरू करते हैं। पहले स्टडी कर लेते हैं कि क्या क्या गिवन है, ठीक है। हम गिवन डेटा निकाल लेते हैं, गिवन डेटा। तो गिवन डेटा निकालने के लिए हम पहले पढ़ते हैं। हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो है 30 kVA का, इसका उतना भी यूज़ नहीं है, लेकिन वोल्टेज दिया हुआ है, वोल्टेज रेशियो, ठीक है। ये हाई वोल्टेज है, जो 2400 वोल्ट दिया है, ये क्या है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग है, और ये लो वोल्टेज वाइंडिंग है। तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग जो है वो 2400 वोल्ट है, और 120 वोल्ट क्या है, सॉरी 120 वोल्ट क्या है, लो वोल्टेज वाइंडिंग। तो ऑब्वियसली हम लोग क्या लेते हैं, हाई वोल्टेज को प्राइमरी ले लेते हैं और लो वोल्टेज को हम सेकेंडरी मान लेते हैं, ठीक है। मतलब इसके जो सब्सक्रिप्ट यूज़ करेंगे प्राइमरी के वो 1 वाले करेंगे और सेकेंडरी के लिए 2 वाले करेंगे, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर हैज़ ए हाई वोल्टेज वाइंडिंग, हैज़ ए हाई वोल्टेज वाइंडिंग मतलब प्राइमरी वाइंडिंग की बात कर रहे हैं। रजिस्टेंस ऑफ 0.01 ओम, मतलब कि जो प्राइमरी वाइंडिंग का है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, प्राइमरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग, या हम यूँ कहें हाई वोल्टेज वाइंडिंग। तो इसके जितने भी पैरामीटर्स होंगे उसको हम 1 सब्सक्रिप्ट देंगे। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या दी हुई है, 0.1 ओम। आगे आप पढ़ेंगे तो लिखा है लीकेज रिएक्टेंस ऑफ 0.22 ओम, तो X1 आपका आ जाएगा 0.22 ओम। इसके बाद लो वोल्टेज वाइंडिंग के स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं, तो उसको हम ले लेते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। सेकेंडरी वाइंडिंग क्या है, हमारा लो वोल्टेज वाइंडिंग है। इसमें R2 की वैल्यू दी हुई है 0.035 ओम, ये देखिए 0.035 ओम दिया हुआ है, और X2 की वैल्यू दी हुई है 0.012 ओम। साथ में ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हम निकाल सकते हैं E2/E1 से, मतलब LV वाइंडिंग बाई HV से। तो LV का जो वैल्यू है मतलब E2/E1 लिख लो, और E2 क्या दिया हुआ है 120/2400, तो ये आ जाएगा 1/20, ठीक है। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं कैलसी से, ठीक है, ये 1/20 आएगा। तो K का वैल्यू हमको मिल जाता है 1/20। तो 1/20 कैलसी में सॉल्व करने में क्या होगा, थोड़ी दिक्कत होगी, तो हम उसको निकाल लेते हैं कि क्या आएगा इसका वैल्यू। तो 1/20 में करता हूँ तो 1/20 मिलता है मेरे को 0.05। तो हम डायरेक्टली अब ये वैल्यूज़ रख के निकालेंगे। तो पहला जो केस है हमारा रिफर्ड टू प्राइमरी, पहला केस क्या है, व्हेन ऑल पैरामीटर्स ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग रिफर्ड टू प्राइमरी वाइंडिंग, रिफर्ड टू प्राइमरी वाइंडिंग। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि सारे जो पैरामीटर है सेकेंडरी के उसको प्राइमरी में रिफ़र करेंगे। तो हमारा जो इक्वेशन बन जाएगा वो बन जाएगा R01 ये निकालना है,
x01 निकालना है और z01 निकालना है। तो इन सब के फॉर्मूले आपको पता है, ठीक है। r01 क्या होगा, r1 प्लस r2 डैश, तो r2 डैश की जगह हम उसका फॉर्मूला लिख देते हैं r2 बाई के स्क्वायर। x01 निकालना है तो x1 प्लस x2 बाई के स्क्वायर हो जाएगा, और z01 निकालना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, r01 स्क्वायर प्लस x01 स्क्वायर और इनका रूट। इतनी बात समझ में आ गई। अब चलिए निकालते हैं, सबसे पहले r1 निकालते हैं, ठीक है, डायरेक्ट r1 निकालते हैं। तो आप अपने कैल्सी को देख लीजिए, आपको दिख रहा है कैल्सी क्लियर, ठीक है, यहाँ पे कैल्सी क्लियर दिख रहा है, वैल्यूज़ दिख रही हैं। तो मैं सीधे निकालूंगा r01, ठीक है। तो r01 निकालने के लिए मेरे को क्या करना है, r1 लिखना है, और r1 की वैल्यू क्या है, देखिए 0.1 है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा 0.1 प्लस, फिर r2 क्या लिखूँगा, बताइए r2 क्या लिखूँगा, r2 की वैल्यू है 0.035, लेकिन देखिए उसमें क्या है, नीचे डिवाइड में के स्क्वायर है, तो यहाँ ब्रैकेट ले लीजिए और ये ले लीजिए, ठीक है। अब आप वैल्यूज़ रखिए, तो ऊपर क्या वैल्यू आएगी, पहले r2 वैल्यू आएगी। तो r2 वैल्यू को लाने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, देखिए r2 की वैल्यू क्या है 0.035, तो 0.035 आप लिख लीजिए, डिवाइड बाई के स्क्वायर, के की वैल्यू क्या है 0.05 का स्क्वायर है, ठीक है। ये आप रख दीजिए और सॉल्व करिए, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 14.1। क्या आ रहा है आपका, जो R01 हमारे पास आया, ठीक है, जो R01 हमारा वैल्यू आया वो आ रहा है 14.1 ओम। R01 इज़ 14.1 ओम। इसी तरीके से X01 भी हम निकालेंगे, तो X01 निकाल लेते हैं, चलिए। बस इसमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यू चेंज करना है, के एज इट इज़ रहेगा और x2 की वैल्यू रख दीजिए 0.012। आपको कैलकुलेटर में ठीक से विजिबल नहीं हो रहा होगा, आप क्या करिए, आप अपना कैलकुलेटर निकाल लीजिए और उसमें सॉल्व करिए। तो 0.012 हम रख देते हैं। इसके बाद x1 की वैल्यू रखते हैं, और x1 की वैल्यू हमारी है 0.22। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 5.02। ये देखिए मैंने ले आया है 5.02, इसकी वैल्यू मिल जाती है हमको 5.02। तो 5.02 ओम इसकी वैल्यू आ गई। तो अब इन दोनों से हम निकाल सकते हैं Z01, जो कि होगा रूट ऑफ 14.1 का स्क्वायर प्लस 5.02 का स्क्वायर। इन दोनों का आप स्क्वायर करिए तो आपको Z01 मिल जाएगा। तो करके देखते हैं दोनों का स्क्वायर। पहले रूट ले लेते हैं और फिर पहले ब्रैकेट में लेते हैं 14.1 का स्क्वायर, ये हमने स्क्वायर ले लिया, प्लस नेक्स्ट है 5.02 का स्क्वायर, ठीक है, ये हमने स्क्वायर ले लिया। अब इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आया 14.966। क्या रहा है 14.966। इसको हम 15 भी लिख सकते हैं अप्रॉक्स, या ऐसे ही लिख देते हैं 14.996 ओम हमारी वैल्यू आ गई। तो ये हमको Z01 मिल गया, ठीक है। तो अगर आपके भी वैल्यूज़ ऐसे ही आए हैं कैलकुलेट करने पे तो कमेंट में बताइए मुझे कि आपको भी सेम वैल्यू मिले। आप कमेंट में लिखिए सर वी गेट द सेम वैल्यू एज डिस्क्राइब्ड इन द न्यूमेरिकल। सर वी गेट द सेम वैल्यू एज रिक्वायर्ड एज डिस्क्राइब्ड इन द वीडियो लेक्चर। ऐसा करके आप एक कमेंट लिख सकते हैं अगर आपके वैल्यूज़ मैच हो रहे हैं। दूसरा भी देख लेते हैं हम लोग, रिफर्ड टू सेकेंडरी वाइंडिंग। अगर हम सारे पैरामीटर्स को सेकेंडरी वाइंडिंग में रिफ़र करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, यही फॉर्मूले आपके रिपीट होंगे, जैसे कि R02, X02 और Z02। तो यहाँ पर R02 क्या हो जाएगा, R2 प्लस, है ना, R1 इंटू के स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होती है ना। फिर X2 में क्या हो जाएगा, X2 प्लस X2 इंटू के स्क्वायर, सॉरी X1 हो जाएगा। फिर Z02 में क्या होगा, R02 स्क्वायर प्लस X02 स्क्वायर और इसका रूट। तो चलिए फटाफट से इसकी वैल्यूज़ भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैल्सी में हमको रखना है, ठीक है, सबसे पहले हमको रखना है कैल्सी में R2 की वैल्यू कितनी है 0.035 प्लस, ठीक है, किसका किसका मल्टीप्लाई करना है,
R1 इंटू के स्क्वायर, तो R1 कितना है 0.1 इंटू के 0.05 का स्क्वायर, ये ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया, इक्वल टू दबा रहा हूँ, तो मेरा वैल्यू आ गया 0.03525, 0.03525। स्टूडेंट, इसको इतना डिस्क्रिप्टिव मैनर पे बताने का ये मतलब है कि आपको कैसे ऑपरेट करना भी आ जाए, और साथ में आप ये जो वैल्यूज़ हैं इनको पूरा पूरा लिखा करो, कम ज़्यादा मत किया करो। डेसिमल के बाद जितनी वैल्यू आ रही है उतना लिखो आप, अगर बहुत ज़्यादा आ रही है तो 4 वैल्यू तक तो लिखना चाहिए, तो अब आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। अब चलिए देख लेते हैं हम लोग रिएक्टेंस के लिए x1 का मल्टीप्लाई करना है, तो x1 जो वैल्यू हमारी है वो है 0.22, और यहाँ पर x2 की वैल्यू जो है वो है 0.012, तो ये आपको मिल जाएगा 0.01255, 0.01255, 0.01255 ओम, इस तरीके से आपको मिलेगा। अब इन दोनों को इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो Z01 की वैल्यू निकालने के लिए आंसर जो है उसका स्क्वायर कर देते हैं, x01 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ले लेता हूँ 0.03525 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हमको ले लिए, और फिर हमको मिल गया 0.03747, ये ओम हमको मिल गया क्या, Z02, ठीक है। इतना तो क्वेश्चन में पूछा था, ये हमने आंसर भी ले आया, ये ठीक है। लेकिन एक चेक कर लेते हैं, चलो क्रॉस चेक करेंगे। क्रॉस चेक कैसे करेंगे कि ये जो आंसर हमारे आए हैं वो सही है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, Z02 से हम क्या लाएंगे, Z01। तो जब Z02 को सेकेंडरी वाइंडिंग से प्राइमरी में रिफ़र करेंगे तो हमको क्या मिलना चाहिए, 14.996 मिलना चाहिए, ठीक है। तो अब वो कैसे करेंगे बताइए। वो हम ऐसे करेंगे कि Z01, ठीक है, Z01 इज इक्वल टू होता है Z02 बाई के स्क्वायर, ऐसा करने पर आएगा। तो Z02 क्या है हमारा 0.037417 डिवाइडेड बाई के स्क्वायर, तो 0.05 का स्क्वायर कर देंगे, देखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो देखिए हमारे पास आंसर तो आया हुआ है, तो आंसर डिवाइडेड बाई 0.05 का होल स्क्वायर कर देते हैं, तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो देखिए हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वह 14.9669, 14.9669 ओम, ये कुछ वैल्यू हमारे पास आ रही है। तो देखिए लगभग ये अप्रॉक्सीमेटली दोनों वैल्यूज़ हमारी मैच हो रही हैं, इसका मतलब हमने जो सॉल्यूशन किया है वो एकदम करेक्ट है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से हमने ये कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे आपको मैं सिखाऊंगा कि कैलकुलेटर के यूज़ से हम इंड्यूस्ड वोल्टेज E2 का वैल्यू निकालते हैं, I2 का वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि AC क्वांटिटीज़ है ना, AC क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व है, तो क्या करते हैं। तो मैं बताऊंगा कि सबसे पहले ना आप ऑन करिए कैलकुलेटर को और मोड सेटअप में जाइए। मोड सेटअप में हमेशा 1 चुन के रखिए, ठीक है, 1 चुन के रखिए। लेकिन जब आप AC का काम करते हैं, मतलब अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ का वो करते हैं सॉल्यूशन, तो आप 2 को दबाइए, हमेशा 2 में रखिए, कॉम्प्लेक्स मोड में रखिए, तो ये कॉम्प्लेक्स मोड में आ जाता है। फिर आप शिफ्ट दबाइए और मोड सेटअप को दबाइए, और इसमें आप डिग्री को चुनिए, तो ये डिग्री में रखिए आप, और इसके बाद जो AC के कैलकुलेशंस है वो देखिए। तो चलिए हम नेक्स्ट हमारा जो न्यूमेरिकल है वो ले लेते हैं, और आखिरी न्यूमेरिकल है वो देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, एक बहुत ही छोटा सा मैंने न्यूमेरिकल यहाँ पे लिया हुआ है, और इस न्यूमेरिकल को आप देखने के बाद, इस न्यूमेरिकल को आप जैसे ही पढ़ लेते हैं अभी, उसके बाद आप कैपेबल हो जाएंगे कैलसी यूज़ करने में, और यूज़ करके आप डिफरेंट वैल्यूज़ को निकालेंगे, और आपको मज़ा भी आएगा ऐसे न्यूमेरिकल को करने में। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द प्राइमरी ऑफ ए 1000 वोल्ट 250 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। देखिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है। चलिए हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं ट्रांसफार्मर का। इस तरीके से हमारे पास डायग्राम है। देखिए मैं कोर के साथ ही बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक इक्विवेलेंट सर्किट आपको नहीं पढ़ाया, तो जैसे ही मैं इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ा दूंगा तो आपको फिर मैं अच्छे तरीके से बताने लग जाऊंगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर होगा एक रेजिस्टेंस और एक होगा आपका रिएक्टेंस, और ये आपका ऐसे वाइंडिंग होगी, ठीक है, प्राइमरी में। ये होगा आपका प्राइमरी वाइंडिंग।
इसके जो वोल्टेज है वो बताई जा रही है 1000 वोल्ट, मतलब इसका जो V1 वोल्टेज दिया हुआ है ये है 1000 वोल्ट, और इसका जो आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है, इसके जो आउटपुट टर्मिनल का जो वोल्टेज है वो है आपका 250 वोल्ट, ठीक है। हैज़ ए, मतलब कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, हैज़ ए रेजिस्टेंस ऑफ 0.015, ठीक है, 0.15 है, सॉरी 0.15 ओम इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है, एंड लीकेज रिएक्टेंस ऑफ 0.8 ओम, 0.8 ओम का लीकेज रिएक्टेंस है, ये भी ठीक है। इसके बाद बोला है फाइंड द प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ, कि प्राइमरी में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है यहाँ पर E1, ये हमको फाइंड करना है। फाइंड द प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन द प्राइमरी करंट इज 60 एम्पियर। तो यहाँ पर प्राइमरी करंट हम I1 मानते हैं। अभी हम 60 मत लिख दीजिएगा आप डायरेक्ट, क्योंकि 60 ही नहीं है, इसके साथ क्या दिया हुआ है 60 एम्पियर एट 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग। ये बहुत बड़ी बात है, इसको समझाऊंगा मैं आपको, ये मतलब इसमें गलतियाँ होती हैं लोगों से, ठीक है, ये मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो हमको फाइंड क्या करना है, इसमें E1 की वैल्यू फाइंड करनी है, प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, और दिया क्या क्या है हमको, ये वोल्टेज दिया है, प्राइमरी का टर्मिनल वोल्टेज रेटिंग से पता चल गया, और ये स्टेप डाउन टाइप का ट्रांसफार्मर है ये बताया, मतलब ये 1000 वोल्ट को स्टेप डाउन करता है 250 में, ठीक है। रेजिस्टेंस दिया हुआ है आपका 0.15 ओम, और लीकेज रिएक्टेंस 0.8 दिया है, और ये करंट दिया है जो करंट इसमें फ्लो हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले करंट को हम समझ लेते हैं कि जो हमारा करंट है I1 वो कितना है 60 एम्पियर, ये ठीक है। एंगल, ठीक है, इसका जो एंगल है ये माइनस लेंगे कि प्लस लेंगे, ये कैसे पता चलता है। तो करंट का जो इसके साथ में दिया है, अगर वो लैगिंग लोड है, ठीक है, लोड कैसा है आपका, प्राइमरी जो बता रहा है 0.8 पावर फैक्टर है, वो लैगिंग दिया हुआ है, लोड क्या दिया हुआ है, लैगिंग। लैगिंग का मतलब होता है कि इसमें जो करंट है, मान लो ये वोल्टेज है इंडक्टर का, तो उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है IL वो 90 डिग्री लैग करता है, समझ में आ रहा है, इंडक्टर में लैगिंग लोड में, इंडक्टर बोलो या लैगिंग लोड बोलो, तो करंट जो हमेशा है वो क्या हो रहा है, पीछे है, इससे एंगल पीछे है, तो इसका जो एंगल लेते हैं ना ये वाला, ठीक है, करंट का अगर हम लिखेंगे तो ये वैल्यू के साथ निगेटिव डिग्री आती है, मतलब निगेटिव साइन लगता है इसमें। तो 60, अच्छा निगेटिव कैसे लगता है वो भी मैं थोड़ा आपको डिफाइन कर देता हूँ। जो I होता है ना, ये होता है वोल्टेज बाई रिएक्टेंस, ठीक है, ये रिएक्टेंस आता है इसमें। तो अगर आपका वोल्टेज में कोई एंगल है, मान लो कुछ भी एंगल है थीटा, और रिएक्टेंस का जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री, तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो V/x होता है, और एंगल में चला जाता है थीटा -90। तो ये जो थीटा होता है ये 90 से तो कम ही होता है, इसकी वजह से यहाँ पर जो एंगल आ जाता है वो निगेटिव में आ जाता है, ठीक है, समझ में आई बात। तो अगर यहाँ पे लैगिंग बोला है, लैगिंग बोला है मतलब आपको यहाँ माइनस लगाना है, और जो पावर फैक्टर दिया है तो उससे क्या पता चल जाएगा, cos इनवर्स φ1 ऐसा। तो ये φ1 जो है, ठीक है, ये cos इनवर्स सॉरी ये जो φ1 होता है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका cos φ1 की वैल्यू है ये, एक्चुअल में मैं आपको समझा देता हूँ, ये वैल्यू होती है φ1, ठीक है। तो आपका जो I1 फिर से मैं लिख देता हूँ, I1 जो आएगा वो आएगा 60 एट एंगल है ना -φ1, ये होगा। और φ1 किसके बीच का एंगल है, V1 और I1 के बीच का एंगल, मतलब ये वोल्टेज 1000 वोल्ट और करंट जो हमारा है 60 डिग्री 60 एम्पियर, उसके बीच का एंगल है। तो यहाँ पर जो φ1 आपका आ रहा है ये आ जाएगा cos इनवर्स, ठीक है, जो वैल्यू है आपकी, वैल्यू क्या है 0.8 है। तो ये आप निकाल लीजिए कैलकुलेटर में रख के, चलिए निकाल देता हूँ मैं, देखते जाइए आप। cos इनवर्स है ना, cos इनवर्स 0.8, तो इसकी वैल्यू आती है 36.86, क्या आ रही है 36.86, तो ये ले लेते हैं हम लोग 36.86 डिग्री प्लस में आ रही है। तो आपका जो I1 यहाँ पे मिल जाएगा, I1 की वैल्यू जो मिल जाएगी वो होगी 60 डिग्री 60 एट डिग्री माइनस 36.86 डिग्री, ये एम्पियर में आपका करंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये करंट को हमने ऐसे रिजॉल्व कर लिया AC क्वांटिटी में, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप क्या करोगे कि आपको जो दिया है वैल्यू वो लिख लेते हैं। तो आप क्या करिए, सबसे पहले R1 लिख लीजिए, R1 कितना दिया हुआ है 0.15 ओम, और X1 दी है कितना है 0.8 ओम लिखा हुआ है। तो यहाँ से Z1 निकल आएगा, रूट ऑफ, या रूट ना करके आप AC क्वांटिटी निकाल लीजिए, R1 प्लस JX1 लिखिए, तो आपका आ जाएगा 0.15 प्लस J 0.8, और इसको
इसमें रख दीजिए कैलकुलेटर में। तो आपका जो मोड सेटिंग था वो पहले से मैं बता दिया हूँ क्या मोड में रखना है, आप बस वैल्यू रख दीजिए। तो आप क्या करिए 0.15 रखिए, ठीक है, कैप रिमूव कर लेते हैं, 0.15 रखिए प्लस, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे रखिए 0.8, ठीक है। अब जे कैसे लगाएंगे इसमें, तो जे के लिए ये बटन है, ठीक है, ये ENG लिखा रहता है, ये आई बटन है। तो इसमें आप क्या करिए अल्फ़ा को दबा दीजिए, पहले अल्फ़ा दबाइए, फिर इसको दबाइए, सॉरी नॉर्मल दबा दीजिए बिना अल्फ़ा दबाए। नॉर्मल आप इस ENG को दबाएंगे तो आपका आई बटन आ जाएगा, फिर आप इक्वल टू दबाइए तो फिर आपको यही वैल्यू मिलेगी। फिर आप शिफ्ट दबाइए, शिफ्ट दबा करके आप क्या करिए 2 दबाइए। तो जैसे ही आप 2 दबाएंगे तो इसमें 4 ऑप्शंस आएंगे। तो आपको कौन सा ऑप्शन चाहिए, R एंगल थीटा जो 3 नंबर पे है, तो आप ये 3 दबा दीजिए। तो आपका जो आंसर है वो इस तरीके से आ जाएगा। तो आपको मिल गया 0.8139 एट एंगल 79.38, ये आपका आ जाएगा ओम में वैल्यू। तो Z1 मिल गया और I1 मिल गया, तो यहाँ का जो ड्रॉप है वो निकाल सकते हैं I1 Z1, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करिए KVL ले लीजिए। इसका पहले हम ड्रॉप लिख लेते हैं, I1 और Z1 का ड्रॉप। तो ये आ जाएगा आपका, ये आपका Z1 तो है ही मेरे पास, इंटू I1 मैं ले लेता हूँ। I1 है मेरे पास 60 एट एंगल -36.86, ये है। तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ और फिर से मैं ये निकाल लेता हूँ। तो आ जाएगा मेरे पास 48.836 एट एंगल 42.52 डिग्री, ये वोल्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यूज हमारी आ जाएगी। चलिए ये I1 Z1 की वैल्यू तो हमको मिल गई। अब हमको E1 की वैल्यू निकालनी है और इसकी भी पता है। तो यहाँ पर हम एक लूप लगा रहे हैं, तो KVL लगाने से हमको क्या मिलेगा, देखिए लिखते जाइए। सबसे पहले कौन सा माइनस साइन पड़ रहा है, तो माइनस, और वैल्यू क्या है 1000। उसके बाद फिर देखिए प्लस साइन पड़ रहा है तो प्लस, फिर यहाँ पे जो ड्रॉप है वो क्या है I1 Z1, फिर आपको प्लस साइन पड़ रहा है और वैल्यू क्या है E1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको क्या पता है, I1 Z1 की वैल्यू भी पता है और 1000 ये भी पता है, E1 बस निकालना है। तो E1 को इधर रहने देते हैं, बाकी उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो 1000 माइनस I1 Z1 हो जाएगा, और 1000 माइनस जो वैल्यू है I1 Z1 की हमने अभी अभी निकाली है, ये क्या है 48.836 एट एंगल 42.52 डिग्री। बस अब क्या करना है, आपके पास कैलसी में तो वैल्यू है ही पहले से, तो आप क्या करिए 1000 लिखिए, माइनस कर दीजिए आंसर, जो आंसर आपका आया था। तो डायरेक्टली ये आपको आंसर दे देगा, ठीक है। ये आंसर आपका आ रहा है 964.57, लिख देता हूँ मैं 964.57 एट एंगल -1.96 डिग्री, एट एंगल -1.96 डिग्री वोल्ट। तो ये आपको इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू यहाँ पर मिल जाती है। और ये जो इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू है, ठीक है, इसको आप चेक करिए आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है, और मुझे बताइए ये वैल्यू के बारे में कि किस तरीके की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। इसके आगे फिर हम देखेंगे। हो सकता है कुछ न्यूमेरिकल में मिस्टेक्स भी हो जाते हैं कभी कभी, क्योंकि मैं आंसर देख करके तो ये सब चीज़ नहीं लिख रहा हूँ, तो आप उसको चेक कर लीजिएगा कि कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं है। लेकिन प्रोसीजर जो है बनाने का, कि पहले आप एक डायग्राम बनाइए, डायग्राम के बाद सारे वैल्यूज़ को लिखिए, और वैल्यूज़ को लिखने के बाद ये KVL वगैरह ऐसा अप्लाई करके आप सॉल्व करिए। तो ये जो प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ ये एकदम सही है, इसी प्रोसीजर से आपको बनाना है। कभी कभी वैल्यूज़ में कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं कि हो, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि मिस्टेक होगी। फिर भी जो वैल्यू आई है हमारी वो ये आई है 964.57 एट एंगल -1.96 डिग्री वोल्ट। तो आप इसको आप भी कैलकुलेटर में चेक करिए, ठीक है, और कमेंट करिए, कमेंट ज़रूर करिए हमको। तो कमेंट करने से मुझे पता चलता है कि आप वीडियोस देख रहे हैं और आप कुछ सीख रहे हैं, तो मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है कि आगे भी मैं आपको सिखाता रहूं। और आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई बात है, तो आप हमको टेलीग्राम ग्रुप में, है ना, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर बोल सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा आपको। तो वहाँ पर आप अपनी डाउट्स और अपनी बात कह सकते हैं।
साथ में एक ऑनलाइन टेस्ट होगा इसके ऊपर, ठीक है। तो वो ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, एक्टिव हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा ऑनलाइन टेस्ट का। तो वो ऑनलाइन टेस्ट होगा ट्रांसफार्मर के ऊपर ही। तो ट्रांसफार्मर का जो हमने लेक्चर लिया हुआ है, लेक्चर 6 लिया है, लेक्चर 7 लिया है, लेक्चर 8 लिया है और ये लेक्चर 9 लिया है। तो इन सब के क्वेश्चंस उसमें इंक्लूड होंगे, इन चारों लेक्चर के। तो वो ऑनलाइन टेस्ट आप दे सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि ऑनलाइन टेस्ट देने से पहले आप अपने आप को पूरी अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लें, ठीक है, उसके बाद इसको बनाएं। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम वोल्टेज रेगुलेशन और वोल्टेज ड्रॉप के कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे और इक्विवेलेंट सर्किट को भी पढ़ेंगे। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू।